Hello, welcome everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session in which we are going to solve previous year question of JEE Mains of the topic magnetics. Our first question is MCQ single correct answer. Okay, we proceed to our question. The length of magnet is large compared to its width and breadth. The time period of its oscillation in a vibration magnetometer is 2 seconds. The magnet is cut along the length into 3 equal parts and these parts are then placed on each other with their like poles together. The time period of this combination will be, ठीक है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, द लेंथ ऑफ मैग्नेट, जो मैग्नेट का लेंथ है बहुत ही लार्ज है एज कंपेयर टू द विड्थ, इट्स विड्थ एंड ब्रीथ। ओके, जो हमारा लेंथ है मैग्नेट का बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द विड्थ एंड ब्रीथ, ठीक है। एंड द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑक्सीलेशन इन वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज 2 सेकेंड, ठीक है। द जो हमारा लेंथ है मैग्नेट का वह 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया, ठीक। इट कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड दिस पार्ट्स आर देन प्लेस्ड ऑन ईच अदर विद दियर लाइक पोल्स टुगेदर। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? टाइम पीरियड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी, ओके। एज वी नो दैट द टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइड बाई एम बी, ओके। वेयर आई इज, हमारा आई क्या है इसमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और यम क्या है हमारा? यम यम हमारा क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। Here the t is time period, I is the moment of inertia, m is the magnetic moment, b is the magnetic field, ठीक है। As we know that moment of inertia of a long wire कितना होता है? I equal to ml square by 12, ठीक है। Here written that when the magnet is cut into 3 equal pieces, the pole strength will remain same and देखिए जो वायर था हमारा 3 इक्वल पार्ट्स में क्या हुआ? कट किया गया, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज कितना आएगा? न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी मैग्नेट की? आई, देखिए मास इनिशियली कितना था? यम था। जब 3 इक्वल पार्ट में वायर को कट किया गया तो इक्वली मास हो जाएंगे सब, m/3 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 तीनों का, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया वायर को ना, ठीक, ठीक है। और जो हमारा लेंथ में क्या चेंज आएगा? सभी का लेंथ कितना हो जाएगा? l/3 l/3 l/3। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ एम एल इन दिस फार्मूला ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम की जगह क्या रखेंगे? m/3, एल की जगह क्या लिखेंगे? l/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। और तीन 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 इक्वल पार्ट में कट किया गया है तो उसके लिए 3 से एक बार अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो न्यू आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? I/9, ठीक है। वी हैव मैग्नेटिक मोमेंट m, मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा हमारा?
इनिशियली मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ था एम था, लेंथ इनिशियली एल था, लेकिन अब कट गया, कर दिया गया 3 इक्वल पार्ट में। कितना लेंथ हो गया? L/3। और 3 के कारण है तो इंटू 3 कर दिए। जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट में क्या चेंज आया? कोई भी चेंज नहीं आया। और हम टाइम पीरियड का फार्मूला जानते ही है, टी इक्वल, टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होता है बताइए आप लोग? टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2π√I/m/b। ठीक है, तो यहाँ एम की जगह, आई की जगह हम क्या रख देंगे? I/9। और मैग्नेटिक मोमेंट में नो चेंज, मैग्नेटिक फील्ड नो चेंज। जब हम मान लीजिए ये T1 था, ये T2 था, जब दोनों का रेशियो ले लेंगे T1/T2, तो हमारा जो आएगा निकल के आ जाएगा T2 इक्वल टू T1/√3। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? T1 डिवाइडेड बाई √9 आएगा। ठीक है, तो हम इसको इक्वल टू लिख देंगे T1 डिवाइडेड बाई 3। और टी की वैल्यू हमारा क्वेश्चन में कितना दी गई है? 2 सेकेंड। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 सेकेंड। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा कितना हो जाएगा? T' = T/√9 = 2/3 सेकेंड। चलिए एक बार मैं शॉर्ट रिवीजन करा दे रहा हूँ। एज वी नो दैट द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज 2π√I/mb, where the moment of inertia of a long wire is ml²/12. When the magnet is cut into 3 equal parts, then magnetic strength remains same. ठीक है, गिवन है। और हमारा क्या है? न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? सेम फार्मूला को यहाँ भी यूज़ करेंगे, बस मास को इस जो 3 पार्ट में काटा गया था, तीनों का अलग अलग मास कितना हो जाएगा? m/3। और लेंथ कितनी हो जाएगी? L/3। यही सेम वैल्यू को ml²/12 में हम पुट कर देंगे। मास की जगह m/3, एल की जगह L/3, और 3 बार के लिए है तो इंटू 3 कर देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यू कितना आ जाएगा? I/9। वी हैव द मैग्नेटिक मूवमेंट m इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। वी पुट द वैल्यू आवर न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट m इंटू लेंथ कितना? L/3 हो गया है, और 3 के लिए इंटू 3। अब नो मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज आया हमारा। ठीक है, m' = m। और टाइम पीरियड को हम कैसे निकाल लेंगे? वही फार्मूला यूज़ करके आई की जगह हम I/9 लिख देंगे, और मैग्नेटिक मूवमेंट में नो चेंज m ही लिख देंगे, और मैग्नेटिक फील्ड में भी नो चेंज। जब हम सॉल्व करेंगे तब उसके बाद T' = T/√9 आ जाएगा, जो कि इक्वल टू होगा इसके बराबर। टी की जगह हम 2 रख देंगे और डिवाइड बाई 3। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2/3 सेकेंड। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 2/3 सेकेंड। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Two long conductors separated by a distance d carrying current I1 and I2 in the same direction. They exert a force F on each other. Now the current in one of them is increased to 2 times and the direction is reversed. The distance is also increased to 3d. The new value of force between them is। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 2 लॉन्ग वायर है सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी डिस्टेंस से 2 लॉन्ग वायर है, डी डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं। एक में करंट I1 है, दूसरे में I2 है। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। दे एग्जर्ट फोर्स F ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे फोर्स F एग्जर्ट कर रहा है। नाउ करंट इन वन ऑफ द वायर इज इंक्रीज टू 2 times and its direction is reverse, then distance is also increased to 3d। देखिए, इनिशियली 2 वायर थे, दोनों
में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे, ठीक है, विथ सेम मैग्नीट्यूड, नहीं सॉरी, विथ डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन, एक में कितना था I1 था, दूसरे में I2 था, ठीक है। और दोनों वायर डिस्टेंस डी से सेपरेट थे और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे अब। और क्या हुआ कि नाउ द, एक वायर में करंट क्या हो गया, इंक्रीज 2 टाइम्स, ठीक है। तो दोनों करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज, रिवर्स। द डिस्टेंस आल्सो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, D to 3D हो गया, ठीक है। तो हमें न्यू वैल्यू ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। देखिए, द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट कितना होता है, μ0/4 पाई टू I1 I2 डिवाइड बाई D इंटू L होता है, ठीक है। ओके, देखिए जो हमारा न्यू फोर्स होगा कितना हो जाएगा, देखिए करंट की डायरेक्शन न्यू केस में क्या हो जा रहा है, अपोजिट हो जा रहा है, तो हमारी जो फोर्स की वैल्यू आएगी निगेटिव आएगी, ठीक है। तो इनिशियली कितना था फोर्स, F इक्वल टू μ0/4 पाई टू 2I1 I2 डिवाइड बाई D इंटू L था। और जब हम एक वायर में करंट को क्या कर दे रहे हैं, ट्वाइस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले दिए, 2I इंटू L2, और डिस्टेंस डी से क्या कहाँ किस में चेंज हो जा रहा है, 3D में, ठीक। जब दोनों का हम रेशियो ले लेंगे, दोनों फोर्स का, F और F डैश का, तो कितना हो जाएगा, सब वैल्यू सेम है, कट जाएंगी, निगेटिव साइन आएगा हमारा। और क्या बोलते हैं, नीचे नीचे वाले केस में 3D है, यहाँ 3D हो गया, D to 3D, और ऊपर क्या करेंट I से 2 I I2 I1 हो गया, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 3/-3/2, या फिर इसे हम लिख सकते हैं F डैश/F इक्वल टू -2/3, ओके। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, न्यू फोर्स इक्वल टू F न्यू इक्वल टू -2F/3 इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। द मटेरियल suitable for making electromagnets should have, the material suitable for making magnets should have, क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर ए हाई रिटेंटिविटी लो क्यूरोसिटी, ऑप्शन नंबर बी लो रिटेंटिविटी लो क्यूरोसिटी, ऑप्शन नंबर सी हाई रिटेंटिविटी हाई क्यूरोसिटी, ऑप्शन नंबर डी लो रिटेंटिविटी हाई क्यूरोसिटी, ठीक है। तो कौन सा हमारा आंसर इसमें सही होगा, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट विच मटेरियल इज मोर सुटेबल, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लो रिटेंटिविटी होनी चाहिए और लो क्यूरोसिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के लिए, ठीक है, ओके। चलिए एक बार इसके एक्सप्रेशन को हम और देख लेते हैं, नोट करके। इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड बी एमिनेबल टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन, रिटेंटिविटी शुड बी लो एंड क्यूरोसिटी शुड बी लो, दोनों ही क्या होने चाहिए, रिटेंटिविटी और क्यूरोसिटी दोनों ही लो होने चाहिए फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, लो रिटेंटिविटी एंड लो क्यूरोसिटी, ओके। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टू concentric coil each of radius equal to 2 pi centimeter are placed at right angle to each other,
3 ampere and 4 ampere are the current flowing in each of the respectively. The magnetic induction in Weber per meter square at the center of the coils will be। ये नॉट की वैल्यू हम जानते ही हैं, 4 × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। ओके। 2 कोसेंट्रिक कॉइल हैं जिनका रेडियस कितना है, 2 पाई सेंटीमीटर है। एक में करंट 2 एम्पेयर फ्लो हो रहा है, दूसरे में 4 एम्पेयर। ठीक है। और क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक इंडक्शन इन वेबर पर मीटर स्क्वायर एट द सेंटर ऑफ इट्स कॉइल। ओके। कॉइल के सेंटर में हमें मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है। चलिए हम इसके एक्सप्रेशन को भी देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल 1 एंड कॉइल 2 आर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सेंटर पे, B = μ0I/2R होता है। ठीक है। ठीक है। जैसे कि हमें पहले कॉइल में करंट की वैल्यू पता है। ठीक है। और रेडियस की वैल्यू भी पता है, 2 पाई सेंटीमीटर। और क्या बोलते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें दूसरे कॉइल में भी करंट की वैल्यू पता है और रेडियस कितना है, सेम है, 2 पाई सेंटीमीटर। ठीक है। दोनों का हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है। और जो बोथ कॉइल है, करंट जो फ्लो हो रहा है कोसेंट्रिक है, कोसेंट्रिक कॉइल है। दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा दोनों का, रिजल्टेंट अंडर रूट में कितना हो जाएगा, B = √B1 की स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ओके। सो आवर फाइनल आंसर विल कम B = 5 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके। आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा जैसा कि मुझे लगता है। So our right answer will be option number D, 5 × 10⁻⁵. Okay, वेबर पर मीटर स्क्वायर। Okay. So our next question is, a magnetic needle is kept in non-uniform magnetic field. It experiences, option number A, neither a force nor a torque. Option number B, a torque but not force. Option number C, a force but not torque. Option number D, a force and a torque। दोनों हुई। सही कौन सा होगा ऑप्शन इसमें सही? जैसा कि मुझे लगता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यह नॉन मैग्नेटिक नीडल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दोनों ही एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स भी और टर्क भी। चलिए इसके एक्सप्रेशन को हम एक बार और देख लेते हैं। द मैग्नेटिक नीडल केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स एंड टर्क ड्यू टू अनइक्वल फोर्स एक्टिंग ऑन पोल्स। जो हमारा मैग्नेटिक नीडल है रखा गया है कहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इट एक्सपीरियंसेस फोर्स एंड टर्क बोथ। फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और टर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। क्यों करेगा? ड्यू टू अनइक्वल फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स पोल। जो हमारा फोर्स एक्ट हो रहा है कहाँ पर, पोल पर, वह क्या है, अनइक्वल है, दोनों ही बराबर नहीं है।
इसलिए ये दोनों एक्सपीरियंस करेगा, क्या फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और टर्क भी एक्सपीरियंस करेगा इन दी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, ओके। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स एंड टर्क बोथ। ओके, our next question is, a uniform electric field and uniform magnetic field are acting along same direction in certain region of an electron is projected along the direction of fields with a certain velocity, then जो हमारा ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है अलॉन्ग सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, इन ए सर्टेन रीजन, कुछ रीजन में। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रॉन भी हमारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फील्ड विथ ए सर्टेन वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी दी गई है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीजेस, its velocity will decrease, it will turn toward left of direction of motion, it turn toward right of direction of motion। देखिए हमारा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को भी सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कराया गया, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट आएगा? जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी फील्ड के डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज। ओके, सो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स एंड डिसलरेट, दैट इज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये क्या इस पर एक्सपीरियंस होगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है डीएसेलरेट कर जाएगा और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, बिकॉज जो हमारा फील्ड है उसके कारण इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जिसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो डिसलेट कर जाएगा, जिसके कारण वेलोसिटी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m and charge q travels on a circular path of radius r that is perpendicular to a magnetic field b, the time taken by particle to complete one revolution is। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड निकालना है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, ट्रेवल्ड अलॉन्ग दी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना समय लगा पार्टिकल को। ओके, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो पार्टिकल है वह सर्कुलर पाथ को फॉलो करके मूव कर रहा है। ठीक है, तो उस पार्टिकल पे क्या लगेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है? mv²/r। ठीक है, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? QVB साइन थीटा होता है, और जो कि हमारा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जब हम
थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो mv² इक्वल टू QVB, ठीक है। और हम जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ वन रिवोल्यूशन की वैल्यू क्या होती है, T इक्वल टू 2πr/v। और जब हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे अपने, तो हमें यहाँ से क्या वैल्यू निकल कर आएगी, ये इस इक्वेशन को जो हमारा ये गिवन है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी, R/v इक्वल टू m/QB। इस वैल्यू को हम अपने इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारी टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ जाएगी, T इक्वल टू 2πm/QB। 2πm/QB इज आवर आंसर। So our right answer will be option number C. Time period equal to 2πm/QB। यह कौन सा टाइम पीरियड है, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, जैसा कि मुझे लगता है, जैसा कि मैं एफर्ट किया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग भी वैसा ही एफर्ट करके पढ़ेंगे और समझेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। दिस इज आवर राइट आंसर। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ए नीडल N1, N2 and N3 are made up of ferromagnetic, paramagnetic and diamagnetic substance respectively. The magnet when brought close to them will, ठीक है। जो नीडल है N1, N2, N3 किन चीज़ों से बना हुआ है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से, ठीक है। द मैग्नेट, ए मैग्नेट इज ब्रॉड क्लोज टू देम, एक मैग्नेट को लाया गया उनके पास। तो ऑप्शन नंबर ए हम देखते हैं, अट्रैक्ट N1 एंड N2 स्ट्रांगली बट रिपेल N2। ऑप्शन नंबर बी, अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, N2 वीकली एंड रिपेल N3। ऑप्शन नंबर सी, अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली और बट रिपेल N2 एंड N3 वीकली। ऑप्शन नंबर डी, अट्रैक्ट ऑल ऑफ देम। देखिए कि जो हमारा नीडल बना हुआ है N1, जो हमारा नीडल बना हुआ है N1, वह किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, फेरोमैग्नेट से। तो N1 जो होगा हमारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, और N2 जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है जो कि वीकली अट्रैक्ट होगा। और जो हमारा N3 है नीडल, वह वीकली जो है रिपेल्ड होगा N3 जो है रिपेल्ड होगा। क्यों, वह डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से बना हुआ है, उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो मैग्नेट को जब उसके पास ले जाओगे आप, तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। चलिए हम इसके एक्सप्रेशन को भी देख लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव मैग्नेटिक डोमेन वेयर एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव मैग्नेटिक डाइपोल विच गेट अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट हैव magnetic dipole but in presence of external magnetic field due to their orbital motion of electrons, these substances are repelled.
देखिए क्या गिवन है, ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास, ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज मैग्नेटिक डोमेन वेयर एज, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास क्या है, मैग्नेटिक डोमेन है, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव मैग्नेटिक डाइपोल which get attract magnetic field. Diamagnetic substances do not have magnetic dipole, but in the presence of external magnetic field due to their orbit of motion of electron, these substances are repelled. जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वह स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाएगा, और जो हमारा पैरामैग्नेटिक है वीकली अट्रैक्ट होगा, और डायमैग्नेटिक वह रिपेल्ड होगा वीकली, ठीक है, बिकॉज इसके बाद कोई मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है, और हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास मैग्नेटिक डाइपोल है, जिसके कारण वह वीकली अट्रैक्ट होगा। और जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके पास मैग्नेटिक डोमेन ही है, जिसके कारण वह स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, ठीक है, ओके। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, N1 attract strongly, N2 weakly, N3 repel करेगा weakly, okay. So our option number B is the right answer, okay. चलिए फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। In a region, steady and uniform electric and magnetic field are present. These two fields are parallel to each other. A charged particle is released from rest in this region. The path of particle will be, क्या हुआ, in a region steady and uniform इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। एक रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट है यूनिफॉर्मली, ओके। दीज टू फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों ही फील्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। दीज टू फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, एक चार्ज पार्टिकल है जिसको कि हम रेस्ट से छोड़ रहे हैं रीजन में, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के। द पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी, पार्टिकल का पाथ क्या होगा, वही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए हेलिक्स, हेलिक्स बनाएगा पाथ पार्टिकल जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, कि स्ट्रेट लाइन बनाएगा, कि एलिप्टिकल बनाएगा, कि सर्कुलर पाथ बनाएगा, ठीक है। चलिए हम इसके एक्सप्रेशन को भी देख लेते हैं। द चार्ज पार्टिकल विल मूव अलोंग लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल विल मूव अलोंग द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सर्ट नो फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। द फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द लाइन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस द पार्टिकल विल बी मूव इन स्ट्रेट लाइन। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वह चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वह चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसके कारण हमारे जो चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है, ओके। यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। So our right answer will be option number B is the our right answer, the straight line। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपको और समझा देता हूँ अच्छे से। एक रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। एक रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। दिस टू फील्ड, दोनों फील्ड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल टू ईच अदर है, और एक चार्ज पार्टिकल को हमें
उस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में छोड़ा जा रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। जो फोर्स एक्ट होगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर वह मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं एग्जर्ट होगा, बस किसके कारण एग्जर्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एग्जर्ट होगा, जिसके कारण जो हमारा पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का क्या होगा, वह स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, जिसके कारण हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए लॉन्ग सोलनॉइड हैज़ 200 टर्न पर सेंटीमीटर एंड carries a current I. The magnetic field at its center is 6.28 into 10 to power minus 2 Weber per meter square. Another long solenoid has 100 turns per centimeter and it carries a current I by 3. The value of magnetic field at its center is. एक लॉन्ग सोलनॉइड है, ए लॉन्ग सोलनॉइड है 200 टर्न पर सेंटीमीटर। ठीक है, एक सोलनॉइड है जिसमें 200 टर्न है पर सेंटीमीटर एंड कैरीज ए करंट आई, जो कि आई करंट कैरी किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर। उसके जो सोलनॉइड है वह 200 टर्न पर सेंटीमीटर उसके पास है। ठीक है, और ये इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 6.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर उसके सेंटर पर। अनोदर लॉन्ग सोलनॉइड हैज़ 200, एक और सोलनॉइड है जिसमें 100 टर्न है पर सेंटीमीटर एंड इट्स कैरीज ए करंट आई बाई 3, और उस वाले सोलनॉइड के पास कितना है करंट की वैल्यू आई बाई 3, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है सेकेंड सोलनॉइड के सेंटर में। ठीक है, जैसा कि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलनॉइड क्या होता है, न्यू नॉट एन आई होता है। ठीक, तो ए B1 के लिए कितना हो गया, न्यू नॉट N1 I1, और दूसरे के लिए सोलनॉइड के लिए न्यू नॉट N2 और I2। ठीक है, दोनों वैल्यू, दोनों इक्वेशन में करंट और नंबर ऑफ टर्न की हम वैल्यू पुटअप कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो हमें सेकेंड सोलनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या होगी 1.05 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, आप लोग को समझ आ ही गया होगा जैसा कि मुझे लगता है। ठीक है, चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 1.05 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है सेकेंड सोलनॉइड के सेंटर पे। ठीक है, ओके 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 ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज पार्टिकल विथ चार्ज क्यू एंटर ए रीजन ऑफ कांस्टेंट यूनिफॉर्म एंड म्यूचुअल ऑर्थोगोनल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड कम आउट विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ v। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए चार्ज पार्टिकल विथ चार्ज क्यू, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है क्यू, इंटर ए रीजन ऑफ कांस्टेंट यूनिफॉर्म एंड म्यूचुअली ऑर्थोगोनल इलेक्ट्रिक फील्ड। वह चार्ज पार्टिकल इंटर किया कहाँ पे, जहाँ पे इन रीजन ऑफ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऑर्थोगोनल, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल फील्ड है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर है किसके, विथ ए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड कम आउट विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है,
चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। हियर ई एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड वेलोसिटी भी डज नॉट चेंज देयरफॉर। देखिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमारा दोनों क्या था, परपेंडिकुलर टू ईच अदर था, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, हमें वैल्यू ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एज वी नो दैट एफ बी इक्वल टू एफ ई, ठीक है। और हमारी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, क्यू इंटू ई, एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्यू बी बी। सो वी गेट वी इक्वल टू ई बाई बी, ठीक है। वी आल्सो नो दैट ई क्रॉस बी डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ऊपर वाला टर्म क्या है, ई क्रॉस बी, तो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ई बी साइन थीटा हो जाएगा, नीचे बी स्क्वायर, ठीक है। और दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दिए, तो ठीक है। तो ई बी बाई बी स्क्वायर, ई बी बाई बी स्क्वायर विच इज़ आवर वेलोसिटी विदाउट चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियली क्या था, जो एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में छोड़ा गया, और बाद में क्या हुआ, जो हमारी वेलोसिटी, बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, मतलब फाइनली वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, किसकी, चार्ज पार्टिकल की। ओके, इस क्वेश्चन में ये देख लीजिए। और तो हियर देखिए आप लोग ध्यान से पहले, मैचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कम आउट विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की हमारी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि क्या निकल कर आया, क्या निकल, जो कि हमारा निकल कर आया है v इक्वल टू ई बाई बी। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या था, v इक्वल टू ई बी, सॉरी v इक्वल टू इक्वल वेलोसिटी v इक्वल टू ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ई क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं ई बी साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ई बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। इसको हम कैंसिल करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारी बी इक्वल टू ई बाई बी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि हमारा क्यू ई इक्वल टू, जब क्यू बी भी लगाएंगे तो वहाँ भी वेलोसिटी की वैल्यू कितना आ जाएगी, ई बाई बी, ठीक है। तो हमारी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, ई बाई बी, फाइनली भी ई बाई बी। सो विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, thank you to you all my dear friends. Go subscribe our channel, like the videos, and share information about our channel to your friends. Okay, thank you to you all my dear friends.